अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 91 स्टार्ट करते हैं। पेज 860 क्वेश्चन 8। अपनी बुक्स ओपन करें। गोल्फ क्लब। सवाल को पढ़ते हैं जी। द ट्रेजरर ऑफ अ गोल्फ क्लब हैज प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या होता है जी? सवाल किया था घर जाके, दोबारा हो गया था आसानी से। आज आप देखेंगे एक दो नई चीजें डाल के बाकी सारा काम बिल्कुल वैसे ही करना है। ये कल भी ऐसे होना है, परसों भी, रोज ही ऐसे होना है। ठीक है, अच्छा जी। तो रिसीट पेमेंट क्या है जी? कैश एंड बैंक बैलेंसेस। उसके बाद इसमें ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 157.8। क्या बताया था इसके बारे में? ये कहां जाता है? अगर सवाल में ओपनिंग जनरल फंड मिसिंग होगा तो ये उसकी कैलकुलेशन में यूज होना है। ठीक है, अगर सवाल में ओपनिंग जनरल फंड मिसिंग होगा तो ये उसकी कैलकुलेशन में यूज होना है। ओके, चले। अच्छा जी, तो लिख लिया हमने इसको इसी तरह से। इफ ओपनिंग जनरल फंड इज मिसिंग इट विल बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग जनरल फंड। भूल ना जाना ना, मैंने कहा था बच्चे 99% बच्चे भूल जाते हैं इसको। उसकी वजह ये होती है कि हम ओपनिंग बैलेंसेस उठाते हैं अपने सवाल की वर्किंग्स में से, और जब लेजर मैंने आपको बताया था कि कैश या बैंक का इस तरह से मिल जाए कि उसमें ओपनिंग भी मौजूद हो, डेबिट्स भी पड़े हो, क्रेडिट्स भी पड़े हो, क्लोजिंग भी हो, तो हम ये वाला लेजर दोबारा बनाते नहीं है। जब दोबारा बनाते नहीं है तो हमारी वर्किंग में ये मौजूद नहीं होता, ये क्वेश्चन पेपर पे पड़ा होता है, तो इसका ओपनिंग जो है वो अक्सर हम मिस कर जाते हैं, इसका क्लोजिंग हम अक्सर मिस कर जाते हैं बैलेंस शीट में लिखने से। एनीवेज, उसके बाद है सब्सक्रिप्शंस, कैंटीन रिसीट्स। कैंटीन रिसीट्स जरा रिक्वायरमेंट पढ़ के आते हैं। लगता है आज कैंटीन चला रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट है अ कैंटीन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2000। बोले जी, कल क्या कर रहे थे? कल बोतलें खोखा लगाकर बेच रहे थे, आज कैंटीन ही बना ली। आज क्या किया? कैंटीन ही बना ली। ठीक है, तो कैंटीन ट्रेडिंग एक्टिविटी है। सवाल ने अलग से रिक्वायरमेंट कह दी तो अलग कर लेंगे। सवाल अगर अलग से रिक्वायरमेंट ना कहता तब भी हम वर्किंग वन में इसको अलग रखते। सवाल के अंदर जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम अलग ही शो किया करेंगे, अलग से उसका रिजल्ट निकाल के। फिर अगर प्रॉफिट है तो इनकम में, लॉस है तो एक्सपेंसेस में। यही बताया था। अच्छा, उसके बाद गोल्फ कोर्स फीस है। ये क्या है? गोल्फ कोर्स फीस क्या है? गोल्फ कोर्स फीस क्या है? सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये जस्ट एक इनकम है। जैसे एक स्नूकर क्लब हो तो उसने स्नूकर के जो फटे लगाए हुए होंगे, जो लोग उसके ऊपर आके गेम खेलेंगे और पैसे देंगे, वो उनकी इनकम होगी। ऐसे ही ये गोल्फ कोर्स है, ये गोल्फ क्लब है, इनके पास गोल्फ कोर्स हैं। जो लोग यहाँ पे आके गोल्फ कोर्स पे गेम करेंगे और उसकी फीस देंगे तो ये उनकी इनकम है। जस्ट सिंपल एक इनकम है। ठीक है, ओके। उसके बाद इवेंट रिसीट्स, यानी कोई इवेंट कराया है उसकी रिसीट्स हैं, कोई कंपटीशन कराया है उसकी रिसीट्स हैं, और फिर कोई कोर्स इक्विपमेंट सेल हुआ है, कोर्स इक्विपमेंट को फिक्स एसेट सेल हुआ है। अच्छा, अब आज की नई बात ये ही है, कंपटीशन फीस और इवेंट रिसीट्स। ये नई इसलिए है कि जब आप पेमेंट साइड पर गौर करें तो इवेंट रिसीट्स रिसीट साइड पर आ रही थी, डेबिट साइड पे, और इवेंट पेमेंट्स नजर आ रही होंगी, इवेंट एक्सपेंसेस नजर आ रहे होंगे क्रेडिट साइड पर। ऐसे ही कंपटीशन फीस है और दूसरी तरफ कंपटीशन एक्सपेंसेस है। तो ये क्या बात है? तो असल में ना, मैंने आपको कहा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपने चलने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है, तो उसके लिए वो मुख्तलिफ जो है वो हीले बहाने करते रहते हैं इनकम्स कमाने के। कभी वो जाके डोनेशंस, चंदे मांग लेते हैं लोगों से, कभी वो जो है कोई कैंटीन जैसे कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, कभी जो है वो मेंबर से कहते हैं आप मेंबरशिप फी दो, कभी कहते हैं सब्सक्रिप्शन फी दो। ऐसे ही ये कुछ इवेंट्स होते हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करवा लेती हैं टू जनरेट रेवेन्यू। जैसे कल मैंने दो दोस्तों के साथ मिलके स्पोर्ट्स क्लब ओपन किया था। अब हमें अपने स्पोर्ट्स क्लब को चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। हमने आपस में मशवरा किया कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, सकलैन मुश्ताक, इंजमामुल हक, इन सबको ना बुला लेते हैं और हमारे जो क्लब की अपनी टीम है इनके साथ इनका एक क्रिकेट मैच करवा देते हैं, और इस क्रिकेट मैच को एडवर्टाइज करते हैं और फिर इसका टिकट बेचेंगे, इससे इनकम कमाएंगे। अब ये एक इवेंट है, ठीक है ना। मेरा स्पोर्ट्स क्लब है तो मेरे स्पोर्ट्स क्लब के हिसाब से ये एक इवेंट है। या कोई कंपटीशन, जैसे यहाँ पे लिखा कंपटीशन करवा दिया जाए, ठीक है जी, वो कंपटीशन की फीस ले ली जाती है, फिर उनमें इनाम शनाम दे दिए जाते हैं। तो ये डिफरेंट काम जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है। तो मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि मैंने मैच करवाने का सोच लिया। अब जो मैच है उसको करवाने के ऊपर कुछ खर्चे भी आएंगे। ये प्लेयर्स आएंगे, चलो ठीक है, ये कहेंगे यार आप तो सोशल वेलफेयर वाला इदारा है, हम आपसे मैच फीस नहीं लेते, लेकिन फिर भी वो आएंगे, कहीं उनको बिठाना
है, कहीं उनको आराम कराना, कहीं उनको खिलाना पिलाना, उनको लाना ले जाना, कुछ खर्चा तो हो ही जाएगा। फिर ग्राउंड है, नाइट मैच है, लाइट्स के ऊपर भी खर्चा आना है, फिर वहां पे जो है वो और भी कुछ इंतजामात करने हैं तो खर्चे भी होते हैं। फिर उस पर टिकट लगाया हुआ है तो इनकम्स भी होती हैं। इसी तरह से कोई कंपटीशन आपने करवा दिया, आपने एंट्री फीस रख दी, वो आपने कोई क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दिया, अब सारे लाहौर से टीमें आ रही हैं, वो एंट्री फीस दे रही हैं, वहां पे मैचेस खेल रही हैं, आपकी इनकम्स भी हो रही हैं और आप उस पर एक्सपेंसेस भी इनकर कर रहे हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स होते रहते हैं। अब उसूल क्या है, एनपीओ का सवाल कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है कि रिसीट साइड के ऊपर एक इनकम नजर आ रही है और उसी का रिलेटेड एक्सपेंस पेमेंट साइड पे नजर आ रहा है, तो उन दोनों को नेट करेंगे। क्या करेंगे? नेट करेंगे। नेट करके अगर वो इनकम आई तो इनकम्स में पॉजिटिव आ जाए तो, और अगर एक्सपेंस आ जाए लेस लॉस बन जाए तो वो एक्सपेंसेस में। पिछली क्लास में मैंने यही बात की तो एक बच्चा कहने लगा सर ऊपर इनकम लिख दे नीचे एक्सपेंस लिख दे, अल्टीमेटली नेट तो हो ही जाना है। मैंने कहा बिल्कुल हो जाना है, पर मसला यह है कि हम ये देखना चाहेंगे कि अगली बार ये इवेंट करवाएं या ना करवाएं। क्या मतलब, अगर मैंने एक इवेंट करवाया और उस पर मुझे इनकम से ज्यादा हुई, एक्सपेंसेस कम हुए, तो मुझे कुछ बच गया ना, तो कुछ बच गया तो वो पॉजिटिव इनकम में नजर आ रहा है, तो मैं कहूंगा अगली बार फिर मैच करवाएंगे। और अगर मेरे खर्चे ज्यादा हो गए, एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, इनकम्स कम हो गई, तो मैंने जब उनको नेट किया तो नेट में वो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंसेस में नजर आने लग गया, तो वो देखकर मैं कहूंगा ना भाई तौबा, अगली बार मैच नहीं कराना। ठीक है ना? तो ये आज की नई चीज है। ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कि वो कोई इवेंट करवा दें, ठीक है, वो कोई कंपटीशन करवा दें, तो इसकी निशानी ये होगी कि रिसीट पेमेंट में डेबिट साइड पर उसकी इनफ्लो रिसीट इनकम नजर आ रही होगी और उसी का रिलेटेड एक्सपेंस क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा हुआ करेगा। ठीक है, तो आपको अगर ऐसी कोई चीज नजर आएगी तो आप क्या करोगे, इनको नेट करोगे और नेट करके अगर नेट में पॉजिटिव है तो इनकम में शो कर दोगे, नेट में नेगेटिव है तो एक्सपेंसेस में शो कर दोगे। ठीक है, सही है। तो ये आज की नई चीज थी। नेक्स्ट, पेमेंट्स। कल वाली क्लास कितने बच्चों ने ले ली? हाँ माशाल्लाह, इसमें मैंने पहले 5-1 मिनट के अंदर ना वो उसूल भी लिखवा दिया था। ठीक है ना, कि बैंक की पेमेंट साइड पर अगर परचेजेस भी नजर आए तो उसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही कहेंगे। ठीक है, तो बैंक कैश नहीं, लेकिन यहां पर रिसीट पेमेंट चूंकि बन रहा है, रिसीट पेमेंट चूंकि कंबाइंड कैश और बैंक होता है, इसलिए यहां पर भी वो रूल लग गया। अगर बैंक का अकाउंट अलग बन रहा हो, कैश का अलग बन रहा हो, तो कैश के लेजर में क्रेडिट साइड पर परचेजेस नजर आ जाए तो उसको आपने पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं कहना, वो परचेजेस ही रहेंगी। ठीक है, उनकी एंट्री परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, या यूं कह लो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट होगी, उसको पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं कहना। सिर्फ बैंक वाली पेमेंट साइड पर अगर परचेजेस भी नजर आए तो उसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स कहेंगे। लेकिन चूंकि रिसीट पेमेंट इकट्ठा है कैश एंड बैंक का लेजर, तो फिर मजबूरन हम इसको इस पर भी ये रूल लगा देते हैं। तो कैंटीन पेमेंट्स हैं, यानी कि पेमेंट्स कर रहे हैं, वो तो वैसे ही पेमेंट कह दिया उसने, यहां पे परचेजेस तो कह ही नहीं रहा, तो वैसे ही कह रहा है पेमेंट्स की हैं, तो उसको मैंने फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही लिखा हुआ। ठीक है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, ये तो क्या ही पेमेंट्स रहा है, परचेजेस तो कह भी नहीं रहा। ठीक है, परचेजेस भी कह देता तब भी हम इसको क्या कहते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही कहते हैं। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज क्लब हाउस की और कैंटीन की अलग अलग हैं। क्या करें फिर, हम क्या करें, हम इकट्ठे करके ऐड करके लिख देंगे? नहीं जी नहीं, क्लब हाउस वाली वेजेस जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी और जो कैंटीन वाली हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट वाली वर्किंग में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, कोर्स रिपेयर एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है। बस इंश्योरेंस का एक्सपेंस जो है इंश्योरेंस के साथ 0.5 रिलेट कर रहा है, इसलिए इस इंश्योरेंस को लेजर में फेंक देना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, इवेंट एक्सपेंसेस हैं, सैनिटरी एक्सपेंसेस हैं, कंपटीशन एक्सपेंसेस हैं और क्लोजिंग है। क्लोजिंग कहां चला जाता है? हाँ, ये ओपनिंग को आप ओपनिंग जनरल फंड निकालते हुए भूल सकते हो और इस क्लोजिंग को आप बैलेंस शीट में लिखना भूल सकते हो। ये दो चीजें भूलनी नहीं है आपने। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिसीट पेमेंट। कोई इतनी बड़ी खातिर खा चीज नजर नहीं है, जो नई चीज थी वैसे ही मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 1, क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या करेंगे? लेजर ओपन करने हैं भाई। ठीक है, कैंटीन ट्रेड पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स, कैंटीन इन्वेंट्री है, सब्सक्रिप्शन है, टेलीफोन ड्यू, टेलीफोन एक्सपेंस पेबल, ठीक है, और कंपटीशन एक्सपेंस पेबल है। फिर आज के सवाल में ये पॉइंट 2 भी हमें लेजर ही बता रहा है कौन कौन से ओपन करने हैं। बस फर्क ये है कि फिक्स एसेट जरा तफसील से आए यहां पर और उसमें सिर्फ ओपनिंग दे दिए, क्लोजिंग उसने नहीं दी है, क्लोजिंग हमें खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिक्स एसेट बैलेंस ऑन यकम जनवरी 12 एट एप्लीकेबल डेफिशन रेट्स आर एज फॉलोज। तो क्लब हाउस एंड कोर्स है, फिक्सर एंड फिटिंग है और कोर्स इक्विपमेंट है। इनकी कॉस्ट गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेफिशन गिवन है और रेट और मेथड गिवन है। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन ऑन कॉस्ट, और रेट सबके अलग अलग गिवन। ठीक है, तो यहां से हम, ये सिर्फ ओपनिंग्स गिवन है, हम 6 लेजर्स बनाएंगे, एसेट और उसकी एक्यूमुलेशन, एसेट और एक्यूमुलेशन। ठीक है ना, तो 3 एसेट्स है, 3 एक्यूमुलेशन है, तो 6 लेजर्स इसके बन जाएंगे। सोल्यूशन फिर देखना खान साहब, वो मैंने पिछली क्लास में नोट किया था, आप लिए हासिल करता हूं। उसके बाद जी पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ क्लब हाउस एंड कोर्स कंप्राइज ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग इन रेशियो ऑफ 60-40। ये क्यों बता रहा है? हाँ जी, क्लब हाउस एंड कोर्स में लैंड पोर्शन अगर 60% है और बिल्डिंग 40% है, तो फिर 3156 में से जो 60% है उसको आपने डेप्रीशिएट नहीं करना, 60% को डेप्रीशिएट नहीं करना, सिर्फ
40%, जो कि कितना बनता है, चलो जितना भी बनता है, सिर्फ इसको आपने डेप्रिशिएट करना है। ओके ठीक है, देख लेंगे, डेप्रिसिएशन की बारी आए देख लेंगे, ठीक है। ओके उसके बाद पॉइंट 4 में कहता है कोर्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 55 वाज डिस्पोज्ड। ये डिस्पोजल की डिटेल है, डिस्पोजल का लेजर बना लेंगे। डिस्पोजल एक एसेट बिक रहा है, सिर्फ कोर्स इक्विपमेंट बिक रहा है, बाकी 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 कोई भी बिक नहीं रहा, ठीक है। खरीदा भी कोई नहीं है नया, खरीदा तो रिसीट पेमेंट के अंदर पेमेंट साइड पे नजर आ जाता है ना उसकी पेमेंट को, खरीदा कोई नहीं है। कोई उधार पे खरीदा हो तो शायद एडजस्टमेंट में आ जाए, वैसे कैश पे करके नहीं खरीदा कुछ, बेचा सिर्फ एक ही है, और वो क्या है, कोर्स इक्विपमेंट। ना को फर्नीचर फिक्सचर बिका है, ना ही क्लब हाउस एंड कोर्स बिका है। ओके सही है। पॉइंट 5 में इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है, वो एक्रूअल प्रीपेमेंट्स का टॉपिक यानी फिक्स एसेट का टॉपिक भी आ गया, एक्रूअल का टॉपिक भी आ गया, बल्कि अभी आगे इन्वेंट्री का टॉपिक भी आ रहा है। तो ये सारे टॉपिक जो वहां पे पढ़ के आए हैं यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस वाले पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर 6 जो है, ये जस्ट मैंने इसका ट्रीटमेंट लिख दिया था, समझाया नहीं है पिछली क्लास में, और सब बच्चों से यही कहा है कि शाम वाली क्लास में यहां तक करने के बाद फिर मैं जो है वो एंड पे कह दूंगा चलें जी पॉज कर लें, और फिर अगला टोटा आप वाला जो होगा उसमें मैं ये बात एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एडजस्टमेंट मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, ये एडजस्टमेंट जस्ट मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया, तो उसके लिए आप शाम तक का इंतजार कर लेंगे। वो एडजस्टमेंट में ना 5-7, असल में तो ये इंट्रो में बच्चे पढ़ के आते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना वो पता नहीं वो पैराशूटर्स है ना, तो इसलिए वो 5 से 10 मिनट की डिस्कशन मुझे वहां पे करनी पड़ेगी उस एडजस्टमेंट की, फिर वो समझ आएगी आपको। फिलहाल अभी तो सिर्फ जो फॉर्मूला डिराइव करना है ना, जो फॉर्मूला डिराइव करना है शाम वाली क्लास में, उसको सिर्फ यहां पे लिख के अप्लाई करके आंसर निकाल के अभी चले जाएंगे, ठीक है। ओके और लास्ट पॉइंट है एनआरवी की बात कर रहा है कोई इन्वेंट्री की। तो भाई तरतीब क्या है फिर सवाल की, तरतीब क्या है सवाल की, सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट। सबसे पहले क्या बनाएंगे जी, फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट गोल्फ क्लब इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2012, इनकम्स और एक्सपेंसेस, पहला सफा खाली, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में मैंने थोड़ी सी डंडी मारी है, जगह कम थी इसलिए आपने पूरा लिखना है, गोल्फ क्लब बैलेंस शीट अगली लाइन में और एज ऑन ये अगली लाइन में, ठीक है। फिर एक छोटी सी और डंडी मैंने मारी, पहली हेडिंग होती है फंड्स एंड लायबिलिटीज, मैंने वो भी नहीं लिखी, ठीक है, वो आपने लिखनी है, फंड्स एंड लायबिलिटीज डबल अंडरलाइन, उसके नीचे फिर फंड्स और लायबिलिटीज, ठीक है। आज भी कोई स्पेसिफिक फंड मैंने नहीं आने दिया, शायद कल या परसों स्पेसिफिक फंड्स को लाना शुरू करें, ठीक है, ताकि ये बेसिक सवाल जरा काबू में आ जाए ना, ठीक है। अच्छा तो फंड्स में सिर्फ जनरल फंड्स हैं, जनरल फंड्स में ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग जनरल फंड, ये लिख गए, पर्चे में डेफिसिट आ गया तो क्या करोगे, यहां स्लैश डाल के लेस डेफिसिट लिख देना, कोई मसला नहीं है, ओके। अच्छा फिर लायबिलिटीज हैं, आज के सवाल में लायबिलिटीज में सिर्फ करंट लायबिलिटीज ही हैं, इंशाल्लाह कल के सवाल के अंदर जो आज आपको होमवर्क में देना आप खप खूब किया होगे, उसके अंदर करंट और नॉन करंट दोनों तरह की लायबिलिटीज होंगी, ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद एसेट्स हैं, नॉन करंट पूरा लिखना है आपने, एनसीए नहीं लिखना, ठीक है ना, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये फॉर्मेट बना लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट आपने पढ़ी है, ए रिक्वायरमेंट क्या है पढ़ो जरा, कैंटीन ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, ट्रेडिंग एक्टिविटी में कैंटीन सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, जीपी वेजेस एंड सैलरीज और नेट प्रॉफिट, लेकिन ये मैंने आपको बताया था ना, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, जीपी के बाद 1-2 लाइनें छोड़कर नेट प्रॉफिट, लेकिन आज उसके नीचे भी 2 लाइनें खाली छोड़ना, ठीक है, वो क्या है वो मैं बता बाद में दूंगा, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट के नीचे भी आज 2 लाइनें छोड़नी है, वो जो एडजस्टमेंट नहीं बता रहा आपको, वो उस एडजस्टमेंट की फिलहाल सिर्फ यहां पर प्रेजेंटेशन करूंगा आपको, और इंशाल्लाह शाम में फिर वो एक्सप्लेनेशन भी होगी। वैसे तो ये सफा थोड़ा सा यूं करूं ना तो आगे सारी एक्सप्लेनेशन हुई पड़ी है, लेकिन मैं फिलहाल आपको उस तरफ उलझाना नहीं चाह रहा, वो 5-10 मिनट की बात है, वो इंशाल्लाह शाम में आराम से सुकून से करेंगे, आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है, ओके जी। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट ए है, और रिक्वायरमेंट बी में उसने कहा इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना दो, ओके। तो फॉर्मेट बना लें जल्दी से, जिन्होंने बनाना है उनकी बात कर रहा हूं। वेलकम 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 सर, आप पधारे। ओके पॉइंट नंबर 1 में क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, तो जस्ट इनको यूज करना है, लेजर्स ओपन कर लेने। तो सबसे पहले है कैंटीन ट्रेड पेबल्स, मैंने आसानी के लिए क्रेडिटर लिख दिया है, अब आपने मुझे लिखवाते जाना है जी। क्रेडिटर ओपनिंग 71,000 में कर रहे हैं सवाल, क्लोजिंग 55.2। नेक्स्ट कैंटीन इन्वेंट्री, ओपनिंग 60 क्लोजिंग 39.5, ओपनिंग 60 क्लोजिंग 39.5।
नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन एरियर और एडवांस, एरियर रिसीवेबल, एडवांस लाइबिलिटी पेबल, ठीक है ना, पेबल नहीं मतलब अनअर्न, ठीक है, तो इनका एक ही लेजर बनाते हैं। अब एरियर और एडवांस लिखकर भी टाइम जाया नहीं करना, बीडीसीडी लिख लेना है बस, ठीक है ना, एरियर एडवांस लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, पता है आपको, एरियर रिसीवेबल है एसेट साइड पे ब्रॉट डाउन, ठीक है, और कैरी डाउन एसेट साइड पे, जो एसेट का जो होता है जिस साइड पे, ठीक है, और एडवांस लाइबिलिटी है तो ओपनिंग क्लोजिंग। एरियर्स ड्यू, बेटा सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस हो नहीं सकता ना, सब्सक्रिप्शन इन इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गोल्फ क्लब का सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस नहीं हो सकता, इसकी इनकम ही है, अनलेस कि वो यूं कह दे कि हमने कोई मैगजीन लगवाया हुआ है और उसकी सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। जब तक ऐसी कोई बात ना करे तो सिंपल ये इसका सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे डोनेशन है, अब आपको जी डोनेशन ये दे भी तो सकते हैं, वो जब देगा तो ऐसी नॉर्मेलिटी को बताएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अर्निंग्स है इसकी, ये इनकम्स है, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस नजर भी आ रहा है, अगर ये एक्सपेंस होता तो फिर प्री पेड का लफ्ज लिखता, ठीक है, वहां से भी आपको निशानी मिल होती। बहरहाल सब्सक्रिप्शन एरियर्स ओपनिंग एसेट साइड पर आएगा, एरियर ओपनिंग कितना 15.8 और क्लोजिंग 27.6, फिर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग 55.2, क्लोजिंग 35.5 जी। नेक्स्ट टेलीफोन ड्यू और कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू पेबल, ठीक है, ये यहां पर मैंने नहीं बनाए थे, मैंने कहा एसेट्स के अकाउंट्स इकट्ठे आ जाएंगे तो ये मैं उस तरफ ले गया था, तो टेलीफोन एक्सपेंस ड्यू मतलब पेबल, ओपनिंग पेबल बताएं जी 3.9 और क्लोजिंग 5.9, फिर कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू पेबल है 3. ये भी 3.9 है, 3.2 और क्लोजिंग 3.9, ठीक है जी। पॉइंट 1 इज ओवर, पॉइंट 1 में कुछ नहीं रह गया, ओपनिंग क्लोजिंग पड़े थे, लेजर्स ओपन कर लिए। पॉइंट 2 पे आए, पॉइंट 2 में एसेट अकाउंट कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस गिवन है, लेकिन सिर्फ ओपनिंग, क्लोजिंग हमने खुद निकालना थे इस सवाल में, ठीक है, तो जो अगर किसी का ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग है ओपनिंग नहीं है, लेजर उसका भी बना लेंगे, जरूरी नहीं कि दोनों हो तो तभी हम लेजर बनाएंगे, ठीक है, ओपनिंग दे दिया क्लोजिंग हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो ओपनिंग या क्लोजिंग, जिसका भी ओपनिंग या क्लोजिंग पड़ा हो उसके लेजर ओपन कर लेने हैं, ठीक है जी। तो क्लब हाउस एंड कोर्स, क्लब हाउस एंड कोर्स कॉस्ट कितनी है जी 3156 ओपनिंग, और अक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी ओपनिंग 214.6। अगर कोई एडिशन डिस्पोजल हुआ तो वो लिखकर इसका क्लोजिंग निकाल लेंगे, और एक्यूमुलेशन के अंदर कोई एडिशन डिस्पोजल हुआ तो डेप्रिसिएशन में उसका इंपैक्ट लेकर क्लोजिंग निकाल लेंगे, तो ये तो आप देखेंगे ना आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट फिक्सचर्स एंड फिटिंग 552 कॉस्ट है और 166 बस 166 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया जी, ओके। नेक्स्ट कोर्स इक्विपमेंट कॉस्ट है 1262, ब्रॉट डाउन एसेट अकाउंट का 1262 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 542, पॉइंट 2 इज ओवर। अच्छा जी, अब पिछली क्लास में तो बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, इसमें पता नहीं आप क्या करते हैं। पॉइंट 3 पॉइंट 4 भी पढ़ें और मुझे ये 6 अकाउंट्स कंप्लीट करके देने हैं, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो वो भी यहां पे पोस्ट करना है, जल्दी करें। अच्छा एक काम करें, इसको बाद में करते हैं, पहले आप ये काम कर लें, रिसीट पेमेंट पोस्ट करते हैं, मुफ्त के नंबर है, उसके बाद वो करना आप नहीं है, फिलहाल ये कर लेते हैं, ठीक है, ओके जी। ओपनिंग भूलना नहीं है, सब्सक्रिप्शन का नाम ले लिया किसी ने पहले ही, किसने लिया था, क्या से किसने लिया सब्सक्रिप्शन का नाम, किसने लिया, कौन था, पहले सब्सक्रिप्शन क्यों बोला, पहले ओपनिंग देखो, यहीं से तो भूलोगे। तो ओपनिंग कहां जाना है, अगर ओपनिंग जनरल फंड मिसिंग हो तो उसकी कैलकुलेशन में। अब आपने सवाल सारा देख लिया है, कहीं पे ओपनिंग जनरल फंड गिवन है, नहीं गिवन ना, तो इसलिए इसको भूलना नहीं है, इसको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा दो। कल मैंने कहा था वर्किंग कर लो आज, बस आइंदा नहीं करेंगे। ओपनिंग जनरल फंड की वर्किंग अलग से नहीं ओपन करनी, ब्रैकेट के अंदर ही इसको एसेट्स को पॉजिटिव साइन के साथ, लायबिलिटीज को नेगेटिव साइन के साथ लिखते जाएंगे और एंड पे आंसर आ जाएगा। तो यहीं पे जो हमने प्लस माइनस करना है, तो ये 157.8 को यहां पर लिख लो, ताकि जब आप ओपनिंग जनरल फंड निकालने लगो तो इसको भूलो ना, ठीक है ना। डबल एंट्री नहीं की मैंने, ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होती, एंट्रीज इन बाकी सारी चीजों की होगी। डबल एंट्री फॉर द ईयर फिगर्स की डबल एंट्री सी, क्लोजिंग की भी एंट्री नहीं होगी, बैलेंस शीट में लिख देंगे,
ठीक है, करें पोस्टिंग। उसूल क्या बताया था, जिनके लेजर्स होंगे उनको लेजर में पोस्ट करना, जिनके लेजर नहीं होंगे उनको डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सब्सक्रिप्शन। एंट्री साथ बोलनी है प्लीज, ठीक है, एंट्री बोले। रिसीट पेमेंट या कैश बैंक जो बोल दें, रिसीट पेमेंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी, डन, आसान काम है, मुफ्त के नंबर। नेक्स्ट, कैंटीन रिसीट्स, ये जो सेल हुई है कैंटीन की रिसीट्स, डेटर का कोई लेजर तो बना नहीं हुआ, कैंटीन के डेटर्स है कोई नहीं, हम कैंटीन की सेल्स उधार पे नहीं करते हैं, कैश भी करते हैं, तो बस ये जो कैश आ रहा है यही सेल्स है। ठीक है, कल के सवाल की तरह से। ठीक है, तो रिसीट पेमेंट डेबिट 331.4 से, रिसीट पेमेंट डेबिट 331.4 से सेल्स ऑफ कैंटीन क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्फ कोर्स फीस, कोई लेजर है इसका, नहीं है, तो फिर इनकम तो है ना, डायरेक्ट ले जाओ। एंट्री लेकिन बोलो, रिसीट पेमेंट डेबिट गोल्फ कोर्स फीस क्रेडिट 284, डन। नेक्स्ट, आसान है ना ये टॉपिक, रोज एक काम अब करते जाओगे, अब 5-6 दिन आप कहोगे बस कर दो, माफी दे दो, बस आ गई समझ इसकी। ठीक है ना, इस तरह के ये टॉपिक है। मुफ्त के नंबर 60-70% लाजमी है, बाकी तो फिर किस्मत है। ठीक है जी, मैं आपको बच्चे ज़हनी तौर पे तैयार करता हूं कि ये कभी भी श्योरिटी नहीं हो सकती कि 100% सवाल आपसे हो जाएगा। हो भी सकता है, जरूरी नहीं कि नहीं ही होना, लेकिन ये ज़हन में रखना कि 60-70% ना होना खतरे की बात है। हाँ, इससे ऊपर तो सब बोनस है। हर सवाल, हर टॉपिक ही कर रहे हैं, हर चीज के अंदर मेहनत कर रहे हैं, तो हर सवाल कम से कम 60-70% करने वाले तो सब बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तो 60-70% हर सवाल सही कर लो, तो फिर कैसे फेल हो सकते हो आप। ये खतरनाक बात यह है कि हर सवाल 60-70% से ऊपर ना जा रहा हो, 60-70% तक ना जा रहा हो, इससे नीचे खतरे की बात है। ओके, ऊपर तो जितना हो जाए बोनस है जी। नेक्स्ट, इवेंट रिसीट्स, कोई लेजर नहीं है, डायरेक्ट ले जाओ इवेंट रिसीट्स। लेकिन हाँ, इवेंट ब्रैकेट में लिख लेंगे ना, इवेंट बस लिख लो इवेंट, ठीक है। अब रिसीट्स है तो ब्रैकेट में लिख लें, ब्रैकेट में। अच्छा वैसे ना, वैसे जबानी देख के आपको नजर भी आ रहा होगा इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, तो इनकम्स में ही लिखना है। इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो इनकम ही में लिखना है। लेकिन लेट से आपने इनकम में ब्रैकेट डाल दी, इनकम भी लिख ली, यहां पे रिसीट लिख ली, और जब एक्सपेंस यहां पे लिखा तो वो बढ़ गया, नेगेटिव बन रहा था, तो कोई मसला नहीं, यहां से लाइन लगा के यहां पे लिख लो यार, मसला क्या है। ठीक है, फिलहाल यहां पे लिख लो, अगर गड़बड़ हो जाती तो नीचे लिख लेना, कोई मसला नहीं है। ओके चले जी, तो डेबिट रिसीट पेमेंट 86.8, क्रेडिट इनकम 86.8 से। अब जब वो एक्सपेंस आएगा तो यहां पे माइनस करके लिख लेंगे और नेट फिगर लिख देंगे। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है नहीं, अभी नहीं करना, अभी तो मेरे सीट साइड पे चल रहा हूं, अभी तो वो जब पेमेंट साइड आएगी तब की तब देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी तरतीब से चल रहा हूं, कुछ मिस ना हो जाए, इधर से छोड़ के उधर चला जाऊं और यहां से सब कुछ मिस हो जाए, फिर बिल्कुल भी तरतीब छोड़ूंगा, मैं तो अपनी तरतीब से चलूंगा जी। नेक्स्ट, कंपटीशन फी 46.6 से, तो कंपटीशन लिखा यहां पे जी 46, क्या एंट्री बनी, रिसीट पेमेंट डेबिट इनकम क्रेडिट। ठीक है, और लास्ट इज कोर्स इक्विपमेंट सोल्ड, तो ये डिस्पोजल का अकाउंट बना ले, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो रिसीट पेमेंट कैश एंड बैंक डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट कितने से जी 19.8 से, कैश एंड बैंक लिख लो या रिसीट एंड पेमेंट। अच्छा, आज एसेट अकाउंट से कॉस्ट आएगी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, दोनों अलग अलग है ना। और फिर कैश हमने लिख लिया है, गेन लॉस निकल आएगा, गेन होगा तो इनकम, लॉस होगा तो एक्सपेंस। ठीक है, डेबिट साइड इज ओवर, क्रेडिट साइड पे आओ। टेक्निकल कुछ भी नहीं, सब आसान मुफ्त के नंबर। अच्छा देखो, अभी टेक्निकल बात नहीं की, लेकिन कितनी फिगर्स अभी इनकम एक्सपेंडिचर में पहुंचना शुरू हो गई हैं, उसके नंबर मिलेंगे बैलेंस शीट के अंदर। कुछ नहीं करो, क्लोजिंग उठा के लिख दो, नंबर है। ठीक है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एक्टिविटी ये रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट में जो भी फिगर जाएगी, चाहे वो सवाल में गिवन है एज इट इज उठाकर लिख रहे हो, चाहे वर्किंग करके ले जा रहे हो, उसके नंबर है। जो फेस पे, रिक्वायरमेंट के फेस पे जो चीज भी जानी है उसके नंबर है। तो सिर्फ क्लोजिंग उठाकर बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज में लिख दो, वो भी नंबर है। तो इसके अंदर नंबर ही नंबर बिखरे हुए हैं, हिम्मत करनी है सवाल करते हो। ठीक है, सवाल कभी कभी शक्ल बिगाड़ के आ जाता है, डराने वाली शक्ल में, उससे डरना नहीं है, 2 बार पढ़ेंगे तीसरी बार समझ आ जाएगी कि करना क्या है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिट साइड क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एंट्री क्रेडिटर डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट, कितने से 200। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज, क्लब हाउस इनकम एक्सपेंडिचर में जानी है, कोई लेजर नहीं है, डायरेक्ट ले जाएं,
वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज 284 से डेबिट, वाह 284 वेजेस एंड सैलरीज 284 से डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज ऑफ कैंटीन, ये कहां जाएंगी? ट्रेडिंग एक्टिविटी का एक्सपेंस है, वहां ले जाओ, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरी 78.9 से डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। तो जिसकी वेजेस सैलरीज उसी के पास भेज दी हमने, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट कोर्स रिपेयर्स, कोई लेजर नहीं है, हर एक एक्सपेंस है। क्लब हाउस का खर्चा है, हमने अपने गोल्फ कोर्स को रिपेयर कराया, खराब हो गया होगा तो एक एक्सपेंस है, सिंपल। तो एंट्री हो गई कोर्स रिपेयर एक्सपेंस कितने से? 1.9 से ये रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट 5 ना होती तो सिंपल इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट होना था, लेकिन एडजस्टमेंट 5 हिट कर रही है, जाके पढ़ेंगे, इसलिए मैं फिलहाल इसको लेजर में लिख रहा हूं। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट 72 से, ठीक है जी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेजर नहीं है, डायरेक्ट फेंक देंगे उसको। टेलीफोन का लेजर है तो टेलीफोन का लेजर हिट कर देंगे इस एंट्री से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी 47.3 डायरेक्ट लिखो। आप कहोगे जी इसमें कैंटीन की इलेक्ट्रिसिटी भी तो हो सकती थी, भाई सवाल खुद कहे तो, वरना नॉर्मल अजम्पशन लें बस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने जी? 47.3 से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। और दूसरा है टेलीफोन एक्सपेंस, कितना है जी? 19.7 से टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट 19.7, ठीक है। कुछ रह गया? बहुत कुछ रह गया। इवेंट एक्सपेंस लेजर है मौजूद? नहीं है, तो डायरेक्ट ले जाओ इवेंट एक्सपेंस डेबिट रिसीट पेमेंट क्रेडिट। अब इधर देखो, वैसे तो इवेंट एक्सपेंस डेबिट इधर होना था, लेकिन चूंकि रिलेटेड इनकम आ रही है तो इसको हमने नेट करना है, तो वहां पर डेबिट करने की बजाय नेगेटिव साइन के साथ शो कर देना, दैट्स इट, ठीक है जी। कितने जी? तो 47.3 से इवेंट एक्सपेंस 47.3 से डेबिट, यहां पर इनकम में नेगेटिव करके लिख दिया ना, और रिसीट पेमेंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट बाद में, टोटल बाद में एंड पे करेंगे। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस 15 से, सन्ड्री छोटे मोटे एक्सपेंसेस डेबिट और रिसीट पेमेंट क्रेडिट, ठीक है। और लास्ट है कंपटीशन एक्सपेंसेस, इसका लेजर मौजूद है। अगर लेजर मौजूद ना होता, किसने कहा नो? लेजर मौजूद है। अगर लेजर मौजूद ना होता तो यहां पर डायरेक्ट इस फिगर को माइनस करते। लेजर मौजूद है तो लेजर में ले आओ, लेजर में लाके यहां से एक्सपेंस निकाल के यहां पर ले जाना, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। बोले रिसीट पेमेंट कितना आ रहा है उसमें? 12.6 से कंपटीशन एक्सपेंस डेबिट और रिसीट पेमेंट या कैश एंड बैंक क्रेडिट, ठीक है। और जो चीज भूल जाओ, डर है जिसका, वो अभी लिख लो। क्या? क्लोजिंग ने कहां जाना है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड बैंक लिख लो, रिसीट एंड पेमेंट लिख लो, आपकी मर्जी है, बस फिगर लिख लो। 641 या 641.6 ले जी। रिसीट पेमेंट भी हो गया, 0.1 भी हो गया, 0.2 भी हो गया, इनका सारा सवाल रह गया बस। इसमें से भी 0.3 और 4 प्लस 0.2, ये 3 पॉइंट्स आप अगले 3 मिनट में मुझे कंप्लीट 6 के 6 लेजर्स करके उनके क्लोजिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट में पहुंचा के और उनसे निकलने वाले एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में पहुंचा, इनकम एक्सपेंडिचर में पहुंचा के मुझे रिपोर्ट करें जल्दी से। शाबाश शाबाश शाबाश। 3 मिनट है, 3 मिनट। भाई पानी नहीं पड़ा इधर, पानी नहीं, इधर ही रखे, यहां पानी पड़ा है देखो।
नहीं है भाई, नहीं है। हैं? अच्छा ठीक है, नहीं मैं उठा लेता हूँ। देता हूँ। जज़ाकल्लाह, सवाल करो जल्दी जल्दी। ये मुझे दे दो, साइड पे रख दें इधर। अच्छा जी, 3 मिनट तो गुजर गए, मिलके करें? नहीं 2 मिनट तो और नहीं है, चले 1 मिनट और ले लें, जल्दी करें। ये 3 मिनट में होने वाला काम था, इसीलिए 3 मिनट दिए हैं, सुस्त लोगों। ओके जी, जी कोर्स इक्विपमेंट सिर्फ बिका है, उसके अलावा क्लब हाउस और फर्नीचर में कोई डिस्पोजल नहीं है। एडिशन तो किसी में भी नहीं है ना, रिसीट पेमेंट देख आए हम, ठीक है। तो मैं क्लब हाउस और फिक्सचर एंड फिटिंग की पहले डेप्शन निकलवा देता हूं आप, उसके बाद फिर हम कोर्स इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं। तो क्लब हाउस एंड कोर्स पर 5% स्ट्रेट लाइन तो सब पर ही है, 5% रेट ऑफ डेप्शन है, लेकिन 3156 के 60% को डेप्रिशिएट नहीं करना बल्कि 40%। तो अलग से वर्किंग क्या करनी, यहीं पर डायरेक्ट ही वर्किंग करते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे हम यहां पर 1 बाय 1 सब का। तो सबसे पहले है क्लब हाउस एंड कोर्स, इधर देखें जी, 3156 का 40% लेंगे और उस पर 5% लगाएंगे। जी बोले कितना, 63.12 से, इधर देखें प्लीज प्लीज प्लीज, सब इधर देखें, एंट्री बोले डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अच्छा, अगर एक्यूमुलेशन का अकाउंट अलग ना बन रहा होता, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा होता, तो यही एंट्री हम एसेट अकाउंट में कर देते। बस क्लब हाउस एंड कोर्स इज ओवर। अब ना कोई एडिशन है ना डिस्पोजल है, क्लोजिंग बैलेंस यही फिगर आ गई 3156 एसेट अकाउंट में, और एक्यूमुलेशन का क्लोजिंग कितना आ गया 277.72 277.72। कितने बच्चों ने सही कर लिया था ये? अच्छा अब इधर देखें, इसको पहुंचाएं भी सही। नॉन करंट एसेट्स में क्लब हाउस एंड कोर्स 3156, वैसे तो इसको वर्किंग का रेफरेंस देने की जरूरत कोई नहीं है, लेकिन चलो तैयारी तो कर लेना कि इस तरह से हो सकता है कि इसमें भी एडिशन डिस्पोजल होता, तो इस तरह से रेफर कर देते, ठीक है ना। तो 3156 एसेट अकाउंट माइनस एक्यूमुलेशन क्लोजिंग 277.72 है, तो 277.72 ये वर्किंग नंबर 7 से आ गया, तो नेट 2878.28, ठीक है जी। ये आ गया हमारा क्लब हाउस एंड कोर्स का बैलेंस, बुक वैल्यू आ गई, क्योंकि हम बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू पर एसेट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे फर्नीचर एंड फिक्सचर है, इसमें भी कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है। रेट ऑफ डेप्शन है 10%, रेट ऑफ डेप्शन है आमिर भाई ये 10% नजर आ रहा है इस वक्त। अच्छा, रेट ऑफ डेप्शन है 10% स्ट्रेट लाइन, तो सिंपल यहीं पर आके फर्नीचर एंड फिक्सचर जी 5 नहीं है क्या 552 है,
तो 552 का 10%, ये देखो भाई एंट्री बोलनी है 55.2 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। लो भाई ये भी आसान ही था, क्लोजिंग तो यही आ गया। यानी अगर पहले दोनों एसेट्स का हम एसेट अकाउंट ना भी बनाते तो काम चल जाता, एज इट इज उठाकर लिख सकते थे हम। बट डेप्शन का अकाउंट, वैसे तो ये अकाउंट भी ना बनाए, आप डायरेक्ट करना चाहें तो कर लें, ओपनिंग प्लस ये लिखना हो तो लिख लें, लेकिन चलें कुछ ना कुछ कर भी लेना चाहिए, जरा स्टार्ट में समझ सही आ जाती है। जी बोले 221.2। तो डेप्शन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू शो करनी है तो 552 वर्किंग 8 माइनस 221.2 वर्किंग 9, दोनों का नेट 330.8। ठीक हो गया। लास्ट वन इज कोर्स इक्विपमेंट। और कोर्स इक्विपमेंट क्या मसला चल रहा है यार तुम दोनों का आपस में? जी कोर्स इक्विपमेंट डिस्पोज भी हुआ है तो डिस्पोजल की एंट्री भी देख लेते हैं। जी पॉइंट 4, कोर्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 55,000 वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर फॉर 19.8। ये कॉस्ट 55 है जाने वाले एसेट की। तो याद होगा आपको स्टेप 1 में हम एसेट अकाउंट से कॉस्ट निकाला करते थे, क्रेडिट एसेट अकाउंट, डेबिट डिस्पोजल अकाउंट। आइए 16, खुद में भी एक सवाल है और हर सवाल में भी है। ठीक है जी, कॉस्ट चलेगी। अब सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में से डिस्पोजल की एक्यूमुलेशन डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट में से क्रेडिट करते थे, तो वो निकालनी है। तो अच्छा 19.8 हम पहले ही लिख चुके हैं, वो 19.8 वो रिसीट पेमेंट डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट वो लिखकर आ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको फिर दोबारा नहीं पढ़ा। ठीक है ना जी। तो द इक्विपमेंट हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2008। तो 8, 9, 10, 11 ये 4 साल तो डेप्शन होनी थी। 12 में क्या करें? सवाल अगर इससे आगे कुछ भी ना बोलता तो हमने एक उसूल बना रखा है कि अगर डिस्पोजल या एडिशन की डेट गिवन ना हो तो हम साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं। लेकिन सवाल ने खुद भी बता दिया नो डेप्शन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, तो मतलब यही अज्यूम करेंगे कि साल इस 13 वाले साल में, हम 13 वाले साल में खड़े हैं ना, सॉरी 12 वाले साल में खड़े हैं, तो 12 वाले साल के पहले दिन बिक गया होगा, इसलिए कोई डेप्शन चार्ज नहीं हुई। अब अगर 8 में खरीदा था तो 8, 9, 10, 11 कितने साल की डेप्शन? 4 साल की। तो ये यहां पर ही निकाल लेते हैं। 55 कॉस्ट है इसकी इंटू 20% रेट ऑफ डेप्शन है इंटू 4 ये जो इसने लाइफ गुजारी हमारे पास, तो 44 से एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। अब चलो इसको भुगता देते हैं इस अकाउंट को भी। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है? कितनी? 8.8। ये इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर जानी है और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है और इनकम एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट लॉस जो कहते थे क्रेडिट हो रहा है। तो ये क्या है? ये गेन है। क्या है? गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। तो गेन ऑन डिस्पोजल है तो यहां पे ले आओ इनकम में, गेन ऑन डिस्पोजल वर्किंग नंबर 12। जी वर्किंग नंबर 12 कितना है? 8.8। नेक्स्ट डिस्पोजल इज ओके। अच्छा अब रह क्या गया इस अकाउंट में? ये तो क्लोज हो जाएगा, यहां तो क्लोजिंग निकल आएगा। ठीक है तो ये अकाउंट पूरा हो गया ना, डिस्पोजल अकाउंट ओके हो गया, खत्म हो गया। ठीक है जी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रहता है। अब अगर तफसीली बात करें ना तो आपको याद है हम वर्किंग किया करते थे ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, याद होगा आपको, डेप्शन एक्सपेंस निकाला करते थे। लेकिन ये तफसीली काम करेंगे नहीं हम, क्योंकि इतना काम करने की जरूरत नहीं है, सवाल पढ़ के अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल फिलहाल तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, कुछ याद आ रहा है? हाँ, याद माजी अजाब नहीं है, मैं बार बार कहता हूं जी। मेथड अगर स्ट्रेट लाइन हो तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करते थे, और अगर मेथड रिड्यूसिंग मेथड होता था तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। आज मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। तो फिर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट। ये तो सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि और कुछ करने की बहाल जरूरत नहीं थी इसके अंदर। बहाल ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है जी? 1262। ये सारे इक्विपमेंट की कॉस्ट 1262 माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है? 55 इनटू रेट कितना है? आंसर बताओ। 241.4। उसके बाद अगला स्टेप होता था ऑन एडिशंस। कोई एडिशंस हैं?
नहीं है तो कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं। फिर होता था ऑन डिस्पोजल, हमारे सवाल में डिस्पोजल पे कोई डेप्रिसिएशन आई है नहीं, तो फिर यही टोटल बनता है ना 241। तो ऐसे वर्किंग हमने नहीं करनी, ये सिर्फ रिवीजन करवाई है, इसलिए करवाई कि कोई एडिशन हो जाता, कोई डिस्पोजल पे भी डेप्शन होती तो फिर हम इस तरह से वर्किंग करते, लेकिन ये वर्किंग करके टाइम जाया नहीं करना। नजर आ रहा है एडिशन है कोई नहीं, डिस्पोजल पे कोई डेप्रिसिएशन है कोई नहीं, तो सिर्फ ओपनिंग की डेप्शन ही निकालनी है ना, तो ये सिर्फ एक ही लाइन ये वाली बन रही है वर्किंग की, तो यही वर्किंग जाके वहां पे कर देंगे। बाकी अगर किसी को ना दिल लगे ये बात के डायरेक्ट हुआ पड़ा है तो वो ये वाली वर्किंग कर ले, मैं नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर दी ये वर्किंग। तो कोर्स इक्विपमेंट जी 12 कितने, ये यहां से देखो 1262 माइनस 55, वो भी यहीं से नजर आ रहा है हमें, 1262 माइनस 55 इंटू 20% जी 241.4। ये देखो डेप्रिसिएशन बस इतनी ही है, ना कोई एडिशन है ना डिस्पोजल है, ना कोई एडिशन है ना कोई एडिशन पे डेप्शन है, ना कोई डिस्पोजल पे डेप्शन है, यूं बोलना चाहिए, डिस्पोजल तो है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 241.4। मैंने कोई वर्किंग का रेफरेंस दिया, मैंने ये वाली वर्किंग की नहीं, मैं डायरेक्ट करके आ गया हूं जी। क्लोजिंग बता दें, बैलेंसिंग 1207 और क्लोजिंग 739.4। 1207 कोर्स इक्विपमेंट 1207 वर्किंग नंबर 10 माइनस 739.4। तो सिर्फ लेंथ ही है सवाल, मुश्किल तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ भी नहीं है। वो देखो भाई सो भी गए हैं, इतना आसान सवाल है जी, तो भाई सो भी, इतना आसान सवाल है कि भाई सो गए हैं जी, बोले 0.6, ठीक है, हाँ उन्होंने अंगड़ाई लिया है जी। ओके डन जी। आपस की बात बताऊं, ये अकाउंट ये अकाउंट ये अकाउंट ये अकाउंट ये अकाउंट पूरे हो गए, ठीक है। चले जी, अब आपके पास सिर्फ 1 मिनट है 0.5 करने के लिए। एक मिनट बहुत होता है, हंसने लगे हैं आप लोग। अच्छा सुने, चले 1 मिनट आपका मिनट अभी चल, इसकी मसाइल ना खत्म हुए, क्लास खत्म होने वाली होगी। यस सर। कोई बच्चा ऐसा है जो कर चुका है एडजस्टमेंट मुकम्मल? लेजर बना हुआ है, लेजर बना हुआ है। कोयटा वाले, तुम कोयटा से हो? हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, कोयटा बलोचिस्तान में। मैं स्टूडेंट लाइफ में सीए में शुरू में मेरा एक दोस्त था कोयटा का, बिल्कुल इस जैसे ही लगता था। उसका नाम था जान मोहम्मद, हम उसे कहते थे जान। हमारे एक उस्ताद थे, वो भी उसको बड़े प्यार से कहते थे जान नाम उसका था जान मोहम्मद। हाँ अच्छा जी सुने, इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं पहले इसको छुपा रहा हूं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना पेड है, कितना पेड है, ये इसकी बात हो रही है। इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर तो यही है ना, ड्यूरिंग द ईयर रिसीट पेमेंट में 72 नजर आ रहा है, बस कर दे यार, ड्यूरिंग द ईयर में 72 नजर आ रहा है, तो यही ड्यूरिंग द ईयर पेड है ना। इसके बारे में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये 72 जो है कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 12 हमारे साल में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और साल एंड, टू 30 सितंबर 13। मतलब ये जो 72 पे हुआ है, ये 72 हमारे साल के 3 महीने कवर कर रहा है और अगले साल के 9 महीने। तो इसका मतलब हमने अपने इस साल में अगले 9 महीने का एक्सपेंस भी क्या कर दिया है, प्री पे कर दिया है। तो फिर क्लोजिंग में क्या आ जाएगा, प्रीपेड। क्लोजिंग प्रीपेड आ गया। कैसे निकलेगा क्लोजिंग प्रीपेड? ये 72 पूरे साल का है, उसने खुद बताया, 1 अक्टूबर 12 से 30 सितंबर 13 तक 12 महीने बनते हैं। तो ये 72 12 महीने का है, इसमें से कितना अगले 9 महीने अगले साल से रिलेट करता है, तो इंटू 9 ये प्री पेमेंट 54 आ गया। अब अगर जो मैंने लाइन ब्लैक कर दी वो होती ही ना सवाल में, तो फिर यही अज्यूम करते कि शायद ये इंश्योरेंस पहली बार ली है हमने, ओपनिंग 0 अज्यूम करते और बैलेंस की फिगर कहां फेंक देते, एक्सपेंस में, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हुआ,
बल्कि इस सवाल में क्या हुआ, उसने एक लाइन एडिशनल लिखी और बोला द प्रीमियम फॉर द प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू 48। भाई याद रखना, प्रीमियम हमेशा एनुअल ही होता है अनलेस कि वो खुद कुछ कह दे। इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा एनुअल पे किया जाता है, सालाना होता है, अनलेस कि वो खुद कुछ कह दे। वो नॉर्मली मैंने कहा था ये होता है कि पहली बार जब जाए ना इंश्योरेंस वालों के पास, तो पहली बार जाने पर वो हो सकता है वो जितने महीने बचे उनका प्रीमियम ले लें, वरना हमेशा सालाना प्रीमियम होता है। तो यहां पे इस लाइन से क्या पता लगा, इस लाइन से ये पता लगा कि पहले से भी यही काम चलता आ रहा है। महंगाई होती जा रही है ना भाई, पिछले साल सालाना प्रीमियम इंश्योरेंस वाले 48 लेते थे, इस साल 72 ले लिया, फर्क क्या पड़ता है। यहां से सिर्फ ये पता लगा हमें, वो कह रहा है कितने द प्रीमियम फॉर प्रीवियस ईयर अमाउंटेड टू 48,000 का मतलब क्या है, पिछले साल भी यही ट्रीटमेंट चल रहा था। यानी पिछले साल 1 अक्टूबर से इस साल के 30 सितंबर तक ये 48 का प्रीमियम पेड था। यानी पिछले साल के, देखो ना नॉर्मल कहानी क्या कह रहा है, इस साल का प्रीमियम 1 अक्टूबर 12 से 30 सितंबर 13 तक है, वो 72 है, और साथ ही उसने बोल दिया पिछले साल का प्रीमियम 48 था। तो फिर वो क्या होगा, वो पिछले साल 1 अक्टूबर से लेकर इस साल के 30 सितंबर तक होगा। खामोशी केस में यही नॉर्मल असम्पशन ली जा सकती है ना, प्रीमियम तो सालाना ही होता है, और नॉर्मली इंश्योरेंस का प्रीमियम एक ही पीरियड के हिसाब से चल रहा होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी के साल के हिसाब से चल रहा होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता। तो इसलिए पता ये चला कि क्लोजिंग नहीं, सिर्फ ओपनिंग भी प्रीपेड है। और वो ओपनिंग प्रीपेड कैसे निकलेगा, वो 48 है, और प्रीमियम सालाना होता है, अनलेस कि वो खुद कह दे कि ये 6 महीने का या 3 महीने का है। खामोशी केस में प्रीमियम हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, सालाना, इनटू ये पिछले साल के एंड में 9 महीने प्रीपेड थे जो इस साल के स्टार्ट में बन गए, कितने 36। ठीक है जी। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, एक्सपेंस की कितनी है, इत्तेफाक से 54 ही आ गई। ये इत्तेफाक है, ऐसा नहीं कि जरूरी ऐसा होना है, ये महज एक हसीन इत्तेफाक है। ये 54 चला जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस, वर्किंग 13 में आपने निकाला है ये 54, ठीक है। और इसको मुकम्मल ही खत्म कर देना, ये 54 प्री पेमेंट है, एसेट्स में चला जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। वर्किंग नंबर कौन सी है, वर्किंग 13 का रेफरेंस दो, क्योंकि 54 सवाल ने नहीं दिया हुआ था, 54 आपने खुद कैलकुलेट किया। ये देखो, तो ये रेफरेंस दे दो वर्किंग का, कि वहां पे जाके एग्जामिनर देख लो मैंने कैसे निकाला है। दोबारा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। वहां पे दोबारा लिखोगे 72/12 × 9, नहीं ये लिखा हुआ, बस रेफर कर दो, ठीक है। इसी दिन के लिए मैंने आपको ये कहा था कि ओपनिंग फंड निकालते हुए सवाल के बैलेंसेस ना उठाना। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको एडजस्टमेंट में से ओपनिंग मिले, देखो ये ओपनिंग मिल गया, सवाल के अंदर ये ओपनिंग गिवन नहीं था लेकिन ये ओपनिंग पड़ा था। तो इसलिए ओपनिंग जनरल फंड जब निकालेंगे आप आज घर पे शाम वाली क्लास से पहले तो इस 36 को मत भूलिएगा, ओके, सही है। ओके, अब 7th एडजस्टमेंट पढ़ें, 6 को फिलहाल छोड़ें, 7 पढ़ें, 7 पढ़ें जी। एनआरवी ऑफ ओपनिंग कैंटीन इन्वेंट्री वॉज 55.2। 60 पर हमारी इन्वेंट्री नजर आ रही है और एडजस्टमेंट आखिरी में कह रहा है कि इस इन्वेंट्री की एनआरवी कितनी है। तो क्या रूल पढ़ाया था, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब कॉस्ट 60 गिवन है, सवाल कह रहा है एनआरवी ओपनिंग की कितनी है 55.2। तो फिर क्या करोगे, अब 60 लिखा गया तो कोई बात नहीं है, ऐसे आके इसको काट दोगे पर्चे में आप लोग, ठीक है, और इसको क्या लिख दोगे 55.2। अच्छा, अब स्टॉक चेंज करने से आपका ये लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा, आपने इसको परेशान होकर नहीं देखना, ठीक है ना। हमने क्या निकालना होता है यहाँ, कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंस ही निकालना होता है ना। आप पहले 60 रख के घर पे एक बार कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेना, फिर इसको 55 करके निकाल लेना, देखोगे एनआरवी का इंपैक्ट खुद ब खुद उस पर चला जाता है, बैलेंसिंग जो निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपने स्टॉक को छेड़ना है, क्लोजिंग हो या ओपनिंग हो, इंपैक्ट खुद ब खुद चला जाएगा एनआरवी का, ओके ओके। चले जी, सवाल खत्म हो गया, एडजस्टमेंट एक मैंने नहीं पढ़ी फिलहाल, ठीक है। सवाल को कंप्लीट करते हैं। क्रेडिटर का लेजर आपको क्या दे देगा, परचेजेस, जिसको आपने क्या लिखना है इन्वेंट्रीज, ठीक है जी। बैलेंसिंग कितना आ गया 197.2। ये 197.2 इधर कहीं नहीं जाना, ये 197.2 इस लेजर में आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखा क्रेडिटर्स 197.2। रिपीटेडली आप तो ये काम कर रहे हैं, पिछले 5-6 दिन से यही कर रहे हैं, पहले कैश फ्लो में किए जा रहे थे, वर्किंग 1 से आ गया। अब इस लेजर ने हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर दे दी, बैलेंसिंग कितनी 212.9, ठीक है जी। अब ये दोनों लेजर्स को कंप्लीट करना है, कंप्लीट, ठीक है। इस लेजर से परचेजेस निकली, इन्वेंट्री के लेजर में आ गई, नजर आ रहा है तुम्हें, इस दस ना, फिर इस लेजर से परचेजेस निकली और ये इन्वेंट्री के लेजर में आ गई। तो ये क्लोजिंग
क्रेडिटर्स कहां चले जाएंगे बैलेंस शीट में? क्रेडिटर्स कैंटीन, ठीक है जी। कितना? 55.2। अब इस लेजर को मैं कह सकता हूं ये कंप्लीट खत्म। अच्छा, इस लेजर से निकली कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स चली गई, कितनी है? 2.9 2.9 कहां से आई थी ये बता दें? वर्किंग 2 से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल चली गई, लेकिन इसको कंप्लीट करना है ना। जैसे ये क्लोजिंग ले गए थे लायबिलिटीज में, ये क्लोजिंग एसेट है, स्टॉक है, इसको कहां ले जाओ? करंट एसेट्स में, इन्वेंट्री ऑफ कैंटीन। लेकिन वर्किंग का रेफरेंस नहीं देना क्योंकि सवाल के अंदर ये गिवन थी जी, 39.5, ठीक है जी। नेक्स्ट कंप्लीट होगा ये, डबल टिक कर सकता हूं मैं इसको? ओके। सब्सक्रिप्शन का लेजर आपको इनकम की फिगर दे रहा है, बैलेंसिंग कितना? 686.4। ये इनकम की फिगर है, बोलो ये कहां चली जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन इनकम वर्किंग नंबर 3 से 68.4, और इन दोनों क्लोजिंग्स को भी पहुंचा दो। ये लायबिलिटीज में जाएगा 35.5, ये एसेट्स में जाएगा 27.6, ठीक है जी। तो लायबिलिटीज में आके आपने लिखा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, वर्किंग का रेफरेंस ही सवाल में गिवन था 35.5। देखो कितने मुफ्त के नंबर है, ये कोई वर्किंग से नहीं निकला, सवाल में गिवन था। ये फिगर्स यहां पे लिखा हो ना, पर्चे में इसके नंबर मिलेंगे, कोई कंप्लीट लेजर करने की जरूरत तो नहीं थी। जो इसके नंबर है वो तो यहां पे मिल जाएंगे, इनकम नहीं निकली तो कोई मसला नहीं। तो नंबर पड़े हैं, सवाल करते जाना है, नंबर पड़े हैं इसके अंदर बिखरे हुए, मिलते जाएंगे आपको इंशाल्लाह जी। 27.6 ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स जी, 27.6, कोई रेफरेंस नहीं वर्किंग का, सवाल में गिवन थी सारी फिगर्स। ले जी, डबल टिक हो गया। अब ये देखो, टिक 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 टिक, ये तो सारे हुए पड़े ऑलरेडी, ठीक है। आ जाओ इधर, एकदम से सवाल हो गया है ना, एकदम से सवाल हो गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए एकदम से जी। जी इनकम एक्सपेंस 21.7, ये 21.7 एक्सपेंस है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। और जिसको नहीं भूलना वो है टेलीफोन पेएबल, टेलीफोन एक्सपेंस ड्यू पेएबल, ये 5.9, ठीक है। दोनों को पहुंचा देते हैं जी। टेलीफोन एक्सपेंस वर्किंग 4 जी, 21.7 और 5.9 टेलीफोन ड्यू या एक्रूड या पेएबल जो भी लिख लो, 5.9 सवाल में गिवन था। तो देखो ना, अगर आपसे कुछ भी ना होता तो ये 5.9 क्लोजिंग लायबिलिटी में लिख देते तो इसके नंबर थे, ठीक है। आसान टॉपिक है ना। नेक्स्ट, नहीं आसान, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कह रहे हैं नो जी। इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग 13.3। अच्छा भाई इधर जरा ध्यान दे प्लीज, इधर ये कंपटीशन एक्सपेंस है। वैसे तो एक्सपेंसेस ने यहां नेगेटिव साइन के साथ आना था, लेकिन इसका रिलेटेड ये नेट करने वाली इनकम इसकी यहां पड़ी हुई है, तो ये 13.3 को आपने यहां पर नेट लिखना है, ठीक है। 13.3 वर्किंग 5 का रेफरेंस, यानी कि लेजर से आ गया ये, ठीक है। नेट कर लेंगे एंड पे, ठहर जाओ, अभी नहीं कर रहा मैं नेट जी। इसमें क्लोजिंग कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू है, तो कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू कितना? 3.9, ठीक हो गया जी, सही है। ओके, उसके बाद ये ऑलरेडी हो चुके हैं दोनों लेजर्स। अब बस एक चीज रह गई है, वरना सवाल कंप्लीट है, वो है ट्रेडिंग एक्टिविटी का टोटल, ठीक है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना है? 118.5, इसमें से 78.9 माइनस करो 30। अब यहां तक तो सवाल आसान था, इस एडजस्टमेंट्स ये नेट प्रॉफिट की हद तक, ठीक है। अब ये जो अगली एडजस्टमेंट है इसको मैंने जस्ट प्लेस करना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना। वैसे ना मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखें, ये इसकी वर्किंग में मेरे पास हुई पड़ी है, लेकिन नहीं फिलहाल करना, हम इसको इंशाल्लाह शाम वाली क्लास में 10-1 मिनट लगा के तसल्ली से समझेंगे, ठीक है। फिलहाल जरा पढ़ तो लें इसको। क्या कहता है? कहता है द कैंटीन मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस इक्वल टू 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट्स। आगे ना पढ़े, अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना तो फिर मैं ये 10 मिनट बाद पे ना, ये शाम वाली क्लास के 10 मिनट पे ना रखता इसको, बल्कि मैं क्या करता, मैं 39.6 में यहां पे कहता जी ये है नेट प्रॉफिट है बिफोर
बोनस, ठीक है जी, तो मैं यहां पर कहता जी बोनस कितना है 39.6 का 20%। ना लिखो गलत है ये, ठीक है ना। अगर इससे आगे ना, अगर सिर्फ इतनी बात लिखी होती सवाल में कि कैंटीन मैनेजर एंटाइटल्ड टू बोनस इक्वल टू 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट्स, बस, तो क्या करते, कैंटीन प्रॉफिट्स 39.6 पे 20% लगा देते, ठीक है। वो कौन सा प्रॉफिट लिया हुआ मैंने, बिफोर बोनस प्रॉफिट, पर उसने फनकारी जो एक लगाई, वो क्या लगाई, वो कहता है कैंटीन मैनेजर एंटाइटल्ड टू बोनस इक्वल टू कैंटीन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज बोनस। क्या मतलब यहां पर जो फिगर आनी है वो ये वाले प्रॉफिट की आनी है, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस होगा। तो मैथमेटिक्स है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो डिराइव करवाऊंगा शाम में। फिलहाल चूंकि ये पता नहीं है, इसके ऊपर परसेंटेज भी नहीं लग सकती थी, तो एक फॉर्मूला है, फिलहाल वो लिख रहा हूं, शाम वाली क्लास में फिर डिराइव करेंगे। फॉर्मूला क्या है, इधर देखो, हम इधर 39.6 को मल्टीप्लाई बाय 20% नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20/120 से। बस ये क्या है, ये बात में देखेंगे ना आप शाम को। फिलहाल सिर्फ इस कैलकुलेशन को कर लो बेटा। समझाया तो अभी यही है मैंने आपको कि वो 39.6 का 20% नहीं ले रहा बोनस, वो कह रहा है ये बोनस इसमें से माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आना है ना, जो आपको नहीं पता, उसका 20% बोनस दो इसको। भाई देखेंगे ना शाम को, फिलहाल मैंने फॉर्मूला लगाया है ये, ठीक है ना। हाँ, जो बात मैंने कही है शाम को समझानी है तो शाम को समझानी है ना। अभी सवाल खत्म करने तो 3 मिनट रह गए, ठीक है जी। तो 6.6 आता है इस फॉर्मूला का आंसर। प्लीज इधर देखें, खामोश रहें। क्या आंसर आता है? अच्छा, जरा 33 पे 20% लगा के चेक करो। 33 पे 20% लगाओ, यानी बस वो तुम घर पे बैठ के इसको जरा सोच लेना शाम से पहले, ठीक है। हाँ, मैं शाम की क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं कह रहा हूं 10 मिनट लगाने हैं, तुम कह रहे हो नहीं अभी बताओ तो आगे जाना है। मैं नहीं समझा सकता, अभी 3 मिनट में नहीं समझा सकता, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये लगाओ, ये 6.6 आ गया। अब सुनो, दो चीजें हैं, एक 6.6 की बोनस की फिगर है और दूसरा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट को चला जाना है इनकम्स में, लेकिन ये बोनस की एंट्री करना मत भूलना। आपने इसकी सिंगल एंट्री की है अभी, क्या ये कैश पे हो गया? नहीं, रिसीट पेमेंट सारा कंप्लीट करके आए हैं। वो कह रहा है कैंटीन मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस, तो ये एक्सपेंस चार्ज किया है, अभी उसको पे नहीं किया है, तो इसकी डबल एंट्री पूरी करना ना भूलना। ये एंट्री हो रही है एक्सपेंस डेबिट, बोनस एक्सपेंस है ना, ये खर्चा है, बोनस एक्सपेंस डेबिट और बोनस पेएबल क्रेडिट, तो ये नहीं भूलना। बाकी ये 6.6 निकला कैसे, ये शाम में इंशाल्लाह जी। 6.6 और 33 को ले आओ यहां पे, कैंटीन प्रॉफिट्स, ठीक है जी। ओके, ले जी, इवेंट का नेट करें 39.5, कंपटीशन का नेट करें 30, ये दोनों काम अगली बार कर सकते हैं हम 33.3, क्योंकि इनसे हमें नेट में इनकम हुई है, ठीक है। कंप्लीट है। अब सुने, पिछली क्लास में ना मैंने यहीं तक किया सवाल, इसलिए जब शाम वाली क्लास आनी है तो मैं यहां से आगे बैलेंसिंग करके दिखाऊंगा उसमें, इसलिए मैं यहां पर इसको रोक रहा हूं और जैसे पहली क्लास को कहा वैसे ही आपको कह रहा हूं। क्या यहां से निकालोगे सरप्लस या डेफिसिट, वो सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा यहां पर, ठीक है। लेकिन आपके पास ओपनिंग जनरल फंड क्या है, मिसिंग। क्या है, मिसिंग। अब एक ओपनिंग तो जो आप भूल सकते थे मैंने पहले ही लिख दिया, बाकी सारे सवाल के अंदर बिखरे पड़े हैं ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज, उनको पकड़ लो। ओपनिंग लायबिलिटी है, ओपनिंग लायबिलिटी है, ये तो वैसे ही है। ये ओपनिंग एसेट है, ओपनिंग लायबिलिटी है, ओपनिंग एसेट है, ओपनिंग एसेट भी है, लायबिलिटी भी है, ओपनिंग एसेट है और लायबिलिटी नहीं है पर कॉन्ट्रा एसेट है, नेगेटिव लायबिलिटी के तौर पे ले लेना इसको, ठीक है। फिर ओपनिंग एसेट है और ओपनिंग लायबिलिटी बोल रहा हूं मैं, ओपनिंग एसेट है, ओपनिंग लायबिलिटी है, नेट करोगे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे करो, ब्रैकेट में लिखो दैट्स इट, वर्किंग नहीं करनी, ठीक है। तो ये आप ओपनिंग जनरल फंड निकालोगे, सरप्लस डेफिसिट यहां से निकल आएगा, इनका टोटल और इनका टोटल इंशाल्लाह बराबर होगा। ये शाम वाली क्लास को आप लोगों ने, मैंने ऑप्शन दिया हुआ ले भी सकते हैं, 3:15 बजे रूम 8 में ले भी सकते हैं, लेकिन अगर घर पे भी ले रहे हो या 3:15 आ रहे हो तो पहले बैलेंस करके आपने आना है क्लास के अंदर, ताकि आप देखें बैलेंसिंग जो आपने की सही की या नहीं, ठीक है जी। होमवर्क इससे अगला सवाल आपने ट्राई करना है, मुश्किल सवाल है, माना मैंने, कल करवाऊंगा, लेकिन आपने ट्राई करना। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन ही नहीं है, सारे एडजस्टमेंट में से निकालने हैं। पढ़ो सी व्यू, इससे अगला सवाल पास पेपर 9, सी व्यू क्लब, ये आप लोगों का होमवर्क है। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।